हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ ट्रेड्स। तो हमने कल रिलायंस में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी थी और ये उसके जो ट्रेंड है ये भी डाउन साइड ही कल कंटिन्यू रहा। अपसाइड आने की कोशिश की रिलायंस ने लेकिन आ नहीं पाया। तो फिलहाल इसने जो 2470 के अराउंड रेजिस्टेंस बना लिया, 2450 के आसपास रेजिस्टेंस बना लिया, 2425 के अराउंड रेजिस्टेंस बना लिया और अभी जो क्लोजिंग हुई है 2408 इसके अराउंड इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लिया। अब ये जो गिरावट आई, यहाँ पे जो मेजर रीजन देखा है हमने, एक न्यूज आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज टू सी लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइक। सो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है पेट्रोल, रिफाइंड रिफाइंड पेट्रोल और जो भी ये ब्रेंट के या क्रूड के जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने लगाई है वो फ़िलहाल कुछ इस तरह है कि 5 से 12 रुपए तो स्ट्रेट। उसके अलावा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है वो है। अब इस न्यूज़ के आने के पहले ही, क्योंकि ये न्यूज़ कल मार्केट के टाइम पे नहीं आई थी, ये न्यूज़ आई है, पब्लिश हुई लास्ट 1 जुलाई को 10:44 PM। अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, लेकिन रिलायंस में गिरावट पहले से ही आ गई। अब इस न्यूज़ का असर ही है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गिरावट हुई रिलायंस से, क्योंकि मुझे भी 2500 के नीचे गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी। अगर किसी भी रीज़न से आ रही है, अगर उसने ये इस लेवल को एक जोन पे उसने ब्रेक डाउन दिया भी है, तो भी इसका मतलब नहीं है, इतना बड़ा ब्रेक डाउन नहीं हो गया है कि यहाँ से यहाँ तक एकदम जो है ना 2400 भी तोड़ दो, सब कुछ तोड़ते हुए नीचे गिरती चली जाए। इतना बड़ा ब्रेकडाउन नहीं था। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन आया था। और अब हमें कल शाम को ये बात पता चली कि हाँ, उसके पीछे ये न्यूज़ है। अब जो एनालिस्ट कह रहे हैं उनका ये कहना है कि रिलायंस पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि रिलायंस के पास सिर्फ़ ऑयल का बिज़नेस नहीं है, उसके पास और भी बिज़नेस है। जियो का बिज़नेस है, कंज़्यूमर और क्या कहते हैं, ये खाने-पीने के सामान का भी बिज़नेस है और कंज़्यूमर गुड्स का भी बिज़नेस है। मतलब कई सारे अलग-अलग बिज़नेस हैं। लेकिन ओएनजीसी और ऑल इंडिया के लिए इन्होंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। ओएनजीसी सिर्फ तेल बनाती है, तेल निकालती है, तेल बेचती है। ऑयल इंडिया तेल रिफाइन करती है, तेल बेचती है, बस। और इनके अलावा इसके पास इनका कोई बिज़नेस नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये कह रहे हैं कि जो रिलायंस के लिए मार्जिन में इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो 24 टू 26 जो पहले इनका उतना मार्जिन था रिफाइनिंग में, अब वो $6 से $8 इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी करीब 25 से 30% ही हुआ। अगर रिलायंस का भी सिर्फ और सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस मेजर होता तो फिर इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन फिलहाल उतनी खराब सिचुएशन रिलायंस के लिए नहीं है। अब इस न्यूज़ से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? अब होगा क्या कि कल तो बहुत लोग आएंगे जो कहेंगे अरे भाई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ आ गई, और इसको बेचो 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 और यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। बहुत से लोग आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, अब तो अभी न्यूज़ आ ही गई है, अब और गिरावट नहीं आएगी, अब यहाँ से खरीदो खरीदो। हम क्या करेंगे, हम इस न्यूज़ के साथ अपने टेक्निकल्स को लगा देते हैं कि अगर प्राइस हमें इस रेंज के आसपास में लेना है तो यहाँ पे पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं। अगर ये जो लेवल बना हुआ है 2365 ये ब्रेक होता है तो हम और ज़्यादा गिरावट का यहाँ वेट कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर हम अपना 2408 के अराउंड ऐसा लेके निकल जाएंगे। और फिर हम ऐसा नहीं कि इसमें लॉन्ग करेंगे, क्योंकि लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इतनी बड़ी गिरावट के बाद ऐसा नहीं है कि ये जो है ना 2450 के लेवल पे उससे बड़े लेवल को तोड़ देगा। फिलहाल तो ये इस लेवल के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से नीचे जाने पर ही हमें ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 10-5 रुपये यहाँ नीचे जाए और 2350 से सबाक से रिवर्सल ले ले और फिर 2450 तक आ जाए। 2450 के ऊपर मुझे जाने की उम्मीद नहीं है इसके, लेकिन फिर भी देखते हैं।
तो अभी कुछ कह नहीं सकते न्यूज़ के बेस पे कैसे इसको ट्रेड करना है। और न्यूज़, मेरा ये मानना है कि जनरली जो न्यूज़ पे लोग, हम लोग कई बार ट्रेड करते हैं, तो न्यूज़ बिल्कुल फ़िल्मों की तरह होती है। न्यूज़ वही बनाई जाती है जो हिट हो। न्यूज़ वो नहीं बनाई जाती है जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे या जिस पे कुछ डिफरेंट चीज़ ओपिनियन दे, ऐसे टाइप की न्यूज़ जनरली नहीं बनती। अब इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से डिस्कशन ये चल रहा था कि जो है ना, यूएस और सॉरी, रसिया रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसके लिए न्यूज़ ये चल रही थी कि नहीं अभी एटम बम से अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने हो चुके हैं वॉर चलते-चलते, अभी तक तो नहीं हुआ। और अगर हुआ होता, अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ भी होता तो शायद हम लोग आज यहाँ बैठे ही ना होते। तो न्यूज़ दिखाई वो सिर्फ़ इसलिए जा रही थी कि लोग उस न्यूज़ को ज़्यादा देखेंगे। न्यूज़ हिट होगी, रेवेन्यू आएगा, सारा कुछ वही खेल है। तो न्यूज़ के बेस पे एग्रेसिव ट्रेड हमें नहीं लेना है। हमें एक बैलेंस ट्रेड लेना है। अगर आप न्यूज़ के बेस पे भी ट्रेड ले रहे हो तो एक बैलेंस ट्रेड लो। और मेरा बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि हाँ, आप कल जाके रिलायंस पे कोई ट्रेड ले लो। क्या मूवमेंट हो सकता है, न्यूज़ से ट्रेड्स को कैसे रिलेट करना है, आप ये देख सकते हो कि मैंने इधर नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं। अब इसी न्यूज़ के बेसिस पे मैंने 2 चीज़ें और ऑब्ज़र्व करी हैं। एक वर्ड आजकल बहुत चल रहा है, वो है रिसेशन, और दूसरा वर्ड है इन्फ्लेशन। कोई चिल्ला रहा होगा रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, कोई चिल्लाएगा इन्फ्लेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, बल्कि आ ही गया है, चल ही रहा है, इन्फ्लेशन के तो हम लोग फेज़ में ही है। तो ये दोनों टर्म्स को लोग ऐसे बिल्कुल लेके चलते हैं कि यहाँ रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। ये भी एक तरह से न्यूज़ बनाने की ही, न्यूज़ इंडस्ट्री टाइप का ही है, क्योंकि अगर ये रिसेशन आना होता यहाँ से या इन्फ्लेशन आना होता, तो अभी इन्फ्लेशन जिस तरीके से मूव हो रहा है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपमूव इन्फ्लेशन में भी आने की पॉसिबिलिटी कम है। अब देखिए लोग इसको किस तरह से, मतलब ये इन पॉइंट्स पे बाइंग और सेलिंग करते हैं। अभी जैसे इन्फ्लेशन की नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, आप डाउ जोन्स का अगर हम देखेंगे तो इसका जो 52 वीक हाई है, ये करीब-करीब हम मान लेते हैं 37,000 के अराउंड है, राउंड फिगर रख लेते हैं। और जो लो है वो 29,600 को मान लेते हैं। और 37,000 का अगर हम रखते हैं हाई, तो फिर वहाँ से 20% की गिरावट जब किसी भी इंडेक्स में हो जाती है, किसी भी मार्केट में हो जाती है, उसके बाद ही हम ये कंक्लूड करते हैं कि वहाँ बियर मार्केट आ रही है। तो अगर इसका 20% देखें तो ये 29,600 के थोड़ा और नीचे ही है। अब लोगों ने यहाँ क्या किया, आपने कुछ पैसा डालना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो फिर मैं 20% गिरावट पे पूरे 1 लाख डाल दूँगा। यहाँ पे मैं 20% कैपिटल डिप्लॉय करूँगा, और अगर और गिरावट आती है सपोज़ 30%, तो मैं अपनी और 20% डिप्लॉय करूँगा। फिर और गिरावट आती है सपोज़ 40%, वहाँ 20% और, तो धीरे-धीरे इस तरह से लोग, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में कैपिटल अपनी डिप्लॉय करते जाते हैं। अब यहाँ पे रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, चलो निफ्टी में भी देख लेते हैं, निफ्टी में भी सिमिलर ही है, कुछ अलग सा नहीं है। अगर हम निफ्टी में भी देखेंगे यहाँ पे 1 साल का चार्ट, ये तो नहीं, ये इधर है, यहीं पे ही खोल लेते हैं। तो वहाँ अब क्या हुआ, निफ्टी पे अभी थोड़ी-सी अपसाइड आ रही है। तो इसका एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा पैसा जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाइंग के लिए डाला है। वो पैसा डालने की वजह से हो सकता है यहाँ पे थोड़ी-सी अपसाइड हो, और उसके बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू गिरावट हो या कंटिन्यू अपसाइड हो, कुछ भी हो सकता है। अब अगर यहाँ से इस लेवल को तोड़ेगा 16,200 के लेवल के ऊपर, अगर यहाँ से निफ्टी टिकेगा, तो वो जिन्होंने अभी 20% पैसा डाला है वो 20% फिर और डाल सकते हैं कि हाँ, वो हो गया, इट्स ओवर। लेकिन यहाँ पे भी ना फिर न्यूज़ और डेटा पॉइंट्स को वो वॉच करेंगे। न्यूज़ और डेटा पॉइंट्स कैसे? इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, तो यूएस में इन्फ्लेशन किस रेट पे चल रहा है? 8.3 आया था लास्ट, यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन। इंडिया का भी 8 के आसपास ही चल रहा था। तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर अगर उससे खराब नंबर आया, सपोज़ 8.5 या 8.6 आ गया, तो थोड़ी-सी और गिरावट आ सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे इन्फ्लेशन के बेस पे और गिरावट नहीं आएगी। और
कभी भी ये इन्फ्लेशन जैसे ही स्टेबल होने लगेगा, एक रेंज बनाने लगेगा, अगर इन्फ्लेशन की वजह से गिरावट आ रही है, तो फिर वहाँ पर जैसे ही वो अपनी एक रेंज बनाएगा, वैसे ही मार्केट्स रिकवर करना शुरू कर देंगी। जब भी इन्फ्लेशंस के नंबर आने वाले होंगे, सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस का, इंडिया का, उसके पहले अगर मार्केट किसी भी लेवल पे होंगी, तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अगर अप साइड है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, डाउन साइड है तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और एक सिंक लेवल पे आ जाएगा। फिर न्यूज़ के बेस पे फर्दर मूव आएगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इन्फ्लेशन की। हमें यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू नहीं बना लेना है कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है तो आज ही सब खरीद लो या सब बेच दो, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअल ही होगा जो भी होगा। हाँ, तो निफ्टी जो है ना, अपने हाई था 18,604, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो गया 372 186 का। तो 372 के हिसाब से 3,700 पॉइंट्स इसको नीचे होना चाहिए यहाँ से। 3,700 पॉइंट नीचे होने के लिए ये प्राइस होना चाहिए था 14,900, लेकिन ये 14,900 नहीं आया है। ये 15,200, 1,183 आया। 15,200 के आसपास रिसेंटली ही निफ्टी ने अपना एक सपोर्ट बनाया, वहां से अभी तो थोड़ी बहुत बाइंग आई है। तो यहाँ पे भी जो बहुत सारे जो बिग हैंड्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कुछ 20% जो बाइंग करेंगे। अब सब एक दिन तो नहीं करेंगे, कोई किसी दिन तो बाइंग करेगा, कोई किसी दिन बाइंग करेगा। करोड़ों की जनसंख्या है, बहुत सारा पैसा है मार्केट में, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। अब किसी को 1 लाख पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी को अगर 100 करोड़ लगाने हैं तो 20 करोड़ भी लगाएगा। तो इस तरह से अलग अलग फंड हाउसेस अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे और हर डाउन साइड पे वो करेंगे। जिस तरह से अभी आप देख रहे हो कि यहाँ थोड़ी सी निफ्टी में अपसाइड आई है, वैसे आगे भी आएगी। जब यहाँ से अगर निफ्टी 10% और करेक्ट होता है, तो वहां पे भी आएगी। हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे, जब तक निफ्टी 15,900 नहीं तोड़ता, हमारा व्यू लॉन्ग का नहीं है। और उसके बाद भी है तो ये नहीं कि हाँ सीधा आप तो 18,000 पहुंचेगा। उसके बाद भी है तो 16,200 है। मतलब जो भी हम करेंगे वो ग्रेजुअल करेंगे। अब रिसेशन की बात ले लेते हैं। रिसेशन की जो न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसा नहीं है कि हाँ कल सवेरे हम उठेंगे और अनाउंस हो जाएगा भाई रिसेशन आ गया, अब जो है ना सब बिकने वाला है। कोई इवेंट होगा, ठीक है। अभी जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं वो ऐसे सिचुएशन में चल रही हैं कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, जैसी कहावत है। तो कोई एक इवेंट होना चाहिए यहाँ, कुछ ऐसा इवेंट जो कि इकोनॉमीज है उनको डिस्टेबलाइज करने की पावर रखता हो। जैसे कि 2008 में लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, कुछ वैसा या उससे कम इम्पैक्ट का, या कुछ एक ऐसा कुछ इवेंट होगा, उसके बाद ही सेलिंग बढ़ सकती है, उसके बाद ही कुछ रिसेशन के चांसेस बढ़ेंगे। और जब रिसेशन आएगा तो सिर्फ मार्केट का ही नहीं है, जॉब्स पे भी असर पड़ेगा, काम पे असर पड़ेगा, सब चीज पे असर पड़ेगा ग्लोबली। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि रिसेशन ना आए, वो सबके लिए अच्छा है। और अगर फिर भी ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है, तो ये ऐसा नहीं कि अभी से ही कुछ आने वाला है, रिसेंटली आने वाला है या जल्दी ही आने वाला है। ये आएगा भी तो कुछ इवेंट होगा, उसके बाद ही रिसेशन की चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर धीमे-धीमे आएगा, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि जब चीज़ें धीमे-धीमे होती है ना, तो फिर लोग और मार्केट, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स उसके लिए प्रिपेयर कर लेती हैं। बट अगर वो ऑल ऑफ अ सडन कुछ होता है, उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकती आ सकता है। आपने अभी ऑल ऑफ अ सडन कोरोना का इवेंट देखा, 2008 का लेमन ब्रदर कोलैप्स, वो भी एक ही सडनली हो गया था, अचानक से हो गया था। अचानक से न्यूज़ आ गई, सब लोग बस, उसके बाद तो सेलिंग बहुत बड़ी स्टार्ट हो गई थी। हाँ, इसी में 2000 में वो जो यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स जो थे, उन पे जो अटैक किया था ओसामा बिन लादेन ने, वो भी एक ऐसा अचानक सा इवेंट था जिसके बाद मार्केट में वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। वो हालांकि रिसेशन टाइप बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स लूज कर दी थी, सब कुछ शिफ्ट हो गया था। तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा अचानक से। अब इसमें इवेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर वॉर और एस्केलेट हो जाए, चाइना के साथ कहीं वॉर एस्केलेट हो गया, या जो अभी फिनलैंड और स्वीडन की न्यूज़ चल रही है उसके साथ वॉर एस्केलेट हो गया, तो वो एक सिचुएशन ऐसी कुछ बन सकती है। अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा नहीं कि रातों रात अचानक से बिना किसी इवेंट के रिसेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। होगा, धीमे धीमे होगा, तो सब चीज़ की प्रिपरेशन की जा सकती है।
तो इन न्यूज़ के पॉइंट्स के बेस पे बड़े-बड़े ट्रेड या बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड ना लें। जो भी ट्रेड लेना है, वो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर साइकोलॉजी, प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन के साथ लें। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए आए तो फिर आप आज फ्यूचर सेल करके बैठ गए 10 लाख के 10 लाख के, या ऑप्शन उठा लिया। मैंने 3 महीने पूरा आगे का ऑप्शन उठा लिया और बस हम बैठ के ले गए। ऐसा नहीं है। थोड़ा ग्रेजुअली लेके चलें। चीज़ें अचानक से होंगी तो भी आपको पता चलेगा, और अगर न्यूज़ आएगी तब भी आपको पता चलेगा, तब आपको एक्शन लेने का पूरा टाइम मिलेगा। वहाँ पे आप एक प्रॉपर पॉइंट पे, सही जगह पे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ कितना पैसा लगाना है, कितना एग्ज़ीक्यूट करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, हेज रखना है, सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही ट्रेड लें। ऐसा नहीं कि कोई न्यूज़ आ गई तो हम एकदम अंधा ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो अभी के लिए आज मैं बस ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू, आज मैं बहुत ज़्यादा गो थ्रू हो रहा था कि हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है इन चीज़ों के ऊपर, तो मैंने सोचा कि एक बार को इस पे अपना व्यू भी, कुछ व्यू जो है ना शेयर किया जाए कि हाँ, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमको फ़ोकस नहीं करना है, एक्सेसिव फ़ोकस नहीं करना है, फ़ोकस रहना चाहिए लेकिन एक्सेसिव फ़ोकस नहीं करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।